गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 1.3 का अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 1.3 आपके लिए काफी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और हर साल क्वेश्चन दिया जाता है। तो चलिए इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह से हम लोग सीखते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको पता है ना कि √5 ऑलरेडी आपको पता है अभाज्य संख्या का रूट है, तो अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, तो यही आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो आपको अपरिमेय संख्या के बारे में बताए थे कि यदि कोई भी अभाज्य संख्या हो, कोई भी क्या हो, अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या जैसे 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, तो ये सिर्फ अभाज्य संख्या है। और अगर इसके ऊपर में रूट रहे, इसके ऊपर में क्या रहे, रूट रहे, तो ये संख्या कैसी कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। कैसी संख्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। यानी कि अभाज्य संख्या पर अगर रूट रहे डाला हुआ तो वो कैसी संख्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे √5 है, तो 5 एक अभाज्य संख्या है और इसके ऊपर में रूट है, तो कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यह आपको पता है कि अपरिमेय संख्या है और यही आपको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए इस तरह के सवाल को प्रूव करने के लिए एक शब्द जो यूज होता है, वो शब्द मैं यहां पे लिख रहा हूं, विरोधाभास। क्या शब्द है आपके पास, विरोधाभास। अब समझते हैं कि ये विरोधाभास शब्द क्या होता है। चलो इसे मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको कि मान लीजिए कि एक पागल है। ठीक है, मान लीजिए कि एक पागल है और ये पागल है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से ध्यान दीजिएगा कि हमें सिद्ध करना है कि ये पागल है। हम जान रहे हैं कि ये पागल है, लेकिन इसको सिद्ध करना है हमें कि ये पागल है। तो कैसे आप सिद्ध कीजिएगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, चलिए कुछ देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि अच्छे इंसान है और अच्छे इंसान को मान के अगर चले, हम मान लीजिए कि आगे बढ़े, समाज में आगे लेके जाए इसको, तो वहां पे क्या होगा, मैं बोलूंगा कि ये अच्छा आदमी है और समाज क्या बोलेगा कि ये पागल है। यानी कि यहां पे एक तरह से क्या होगा, मेरे बीच में और समाज के बीच में विरोध होने लगेगा कि नहीं। मैं बोलूंगा कि ये अच्छा आदमी है, समाज बोल रहा है कि पागल आदमी है। तो यहां पे विरोध जो हो रहा है वो किसके कारण से हो रहा है, क्योंकि मैंने इस पागल को मैंने क्या मान लिया था, एक अच्छा आदमी मान लिया था। तो इसलिए याद रखिएगा, इस तरह के सवाल में हम लोग क्या करते हैं, जो हमें प्रूव करना है उसके उल्टा हम लोग मान के चलते हैं। मान लेते हैं इसे हमें प्रूव करना है कि पागल है, तो इसके विपरीत हम लोग मान के चलेंगे कि ये अच्छा आदमी है। और जैसे ही अच्छा आदमी मान के चले, आगे जाने के बाद पता चला कि विरोध होने लगे, यानी कि हम इसे अच्छा आदमी मान के चले और आगे जाके विरोध होने लगे, तो निश्चित रूप से ये अच्छा आदमी नहीं है, तभी तो विरोध हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, पागल है। तो इसी तरह से हम लोग इस सवाल में भी हम लोग क्या करेंगे, ये हमें प्रूव करना है कि अपरिमेय संख्या है। हमें क्या प्रूव करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसके विपरीत हम लोग मान के चलेंगे कि √5 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। और जब हम परिमेय संख्या मान के चलेंगे और आगे जाके अगर विरोध होने लगेगा, तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं कि परिमेय माने हैं तब ना विरोध हो रहा है, इसका मतलब ये परिमेय नहीं है, तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लोग इस सवाल को क्या करेंगे, सबसे पहले उल्टा मान के चलेंगे। जिस तरह से यहाँ पे पागल को अच्छा आदमी माने थे, विरोध हुआ, तो इस कारण से कह दिए नहीं, ये अच्छा आदमी नहीं है, ये पागल है। उसी प्रकार से हम लोग इसे परिमेय मान के चलेंगे और आगे जाके विरोध होगा, तो हम लोग कह देंगे नहीं, √5 जो है परिमेय नहीं है, क्या है, अपरिमेय है। तो ये वर्ड यूज करना है हमें, विरोधाभास। अब कहां पे यूज होगा सर, तो वो मैं बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहले सबसे पहले सवाल में हम लोग लिखेंगे क्या, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, हमें प्रूव करना है कि √5 अपरिमेय संख्या है, तो इसके विपरीत हम लोग क्या मान लेंगे, √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे, √5 एक परिमेय संख्या है। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये मान लिया हम लोग कि √5 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब जब √5 एक परिमेय संख्या है, तो आपको पता है ना, किसी भी परिमेय संख्या को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं ना। किसी भी परिमेय संख्या को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 को हम लोग लिख सकते हैं p/q के रूप में।
√5 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, p/q, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में। अब यहां पर भी एक चीज और मानना है आपको। क्या मानना है, मैं लिख रहा हूं, देखो यहां पे मानना है जहां p तथा q सअभाज्य संख्या है, यहां पे मैं लिख देता हूं नीचे, सअभाज्य संख्या है, p और q कैसी संख्या है, सअभाज्य संख्या है, और साथ ही साथ q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहां पे माने क्या है, इस पे सबसे ज्यादा गौर कीजिएगा। ये दो बात पे आपको गौर करना है। पहली बात क्या, मैंने √5 को कैसी संख्या माना, परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और p और q को हम कैसा संख्या मान लेंगे, सअभाज्य संख्या। कैसी संख्या हम लोग मानेंगे, सअभाज्य संख्या। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर सअभाज्य संख्या क्या होता है? तो देखो यहां पे मान लेते हैं कोई भी परिमेय संख्या, आपको पता है p/q के रूप में होता है। कोई भी परिमेय संख्या किस रूप में होता है, p/q के रूप में होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक परिमेय संख्या है 12/15। 12/15 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q के रूप में एक परिमेय संख्या है। अब इसके कटा करके देखो तो इसका मानक रूप निकालो, तो मानक रूप निकालो, इसको कटाओ, तो कटाइए तो 3 से, तो 3 चौके 12, 3 पचे 15 हो जाएगा, यानी बचेगा आपके पास 4/5। तो बचा क्या आपके पास, 4/5 बचा। तो 4/5 जो बचा, इसमें से ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या में कॉमन कितना है, देखो तो 4 और 5, p और q में कॉमन, p और q मतलब क्या, 4 और 5 में देखो तो कॉमन कितना है, तो 4 और 5 में कॉमन कितना मिलेगा आपको, एक ही मिलेगा ना कॉमन, यानी इन दोनों में कॉमन कितना, उभयनिष्ठ कितना है, तो कॉमन कितना मिलेगा, 1। जब 4 और 5 में कॉमन 1 है, तो आपको बताए थे बहुत पहले, पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि जब दो संख्याओं में कॉमन 1 हो, जब दो संख्याओं में उभयनिष्ठ कितना हो, 1 हो, तो उन दोनों संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि वैसी दो संख्या जिसमें कॉमन कितना हो, 1 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं। तो उसी तरह से p/q जो बचा आपके पास, उन दोनों में कॉमन कितना है, 1 है ना। तो इसीलिए मैंने यहां भी क्या माना है कि p/q तो लिख दिए, और साथ ही साथ मान लिए कि p और q सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या मतलब p और q में कॉमन कितना है, 1 है। ये सबसे बड़ी बात रहेगी आपके लिए, p और q में कॉमन कितना है, 1 है। ये बात दिमाग में रखिएगा हमेशा। तो मैंने क्या क्या माना, पहली बात ये माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, और दूसरा बात क्या माने कि p और q में कॉमन कितना है, 1 है। यानी कि मैंने माना ना यहाँ पे कि यह सअभाज्य संख्या है, तो सअभाज्य मतलब क्या हुआ कि p और q में कॉमन कितना है, 1 है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब इसका हम लोग आगे सॉल्यूशन करते हैं। तो आगे सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे हम लोग। दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। चलिए दोनों तरफ वर्ग कीजिए, तो √5 का इधर वर्ग हो जाएगा और p/q का इधर वर्ग हो जाएगा। तो √5 का स्क्वायर कीजिएगा तो बताइए, स्क्वायर रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा ना। और यहां पे स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, p² क्या हो जाएगा, q² हो जाएगा ना। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना, कुछ नहीं किया इसमें, √5 बराबर p/q था ना, मैंने क्या किया, दोनों तरफ वर्ग किया। वर्ग मतलब होता है दोनों तरफ स्क्वायर करना। तो जब वर्ग कर रहे हैं इधर भी स्क्वायर कर दिया और इधर भी स्क्वायर कर दिए। तो जब √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 बचेगा। कैसे सर, तो आपको पता है ना कि √5 का स्क्वायर मतलब होता है √5 गुना √5। तो √5 गुना √5 की जगह √25 हो गया, और 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5 होगा ना। तो इसीलिए √5 का स्क्वायर कितना हो गया, 5 हो गया, बराबर क्या हो गया, p² हो गया। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो देखो p² गुना 1 कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपका, p² मिलेगा, बराबर 5 × q² कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 5q² मिलेगा ना। ठीक है, यहां तक समझिएगा, ये सबसे बड़ा फैक्टर यहां पे काम करेगा। देखिए p² बराबर क्या आ गया, 5q²। इसको यहां पे रहने दीजिए और इस कॉन्सेप्ट को समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। देखो मैं समझाना ये चाह रहा हूं आपको, अभाज्य गुणनखंड के बारे में सोचिए जरा सा। अगर मैं बोलूं आपसे कि 210 का अभाज्य गुणनखंड, अच्छा 210 छोड़िए आप, मैं बोलता हूं कि 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ये बताइए। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 3 होगा ना। 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 3।
तो याद रखिएगा किसी भी संख्या का अगर अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है, मान लीजिए कि 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है, तो निश्चित रूप से ये जो 6 है 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। देखो ना 2 से भाग लगेगा ना इसमें और 3 से भी भाग लग जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए 10 है आपके पास, 10 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा क्या मिलेगा, 2 into 5 मिलेगा ना। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि 10 जो है 2 से भी विभाजित होगा और 5 से भी विभाजित होगा। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए 21 है आपके पास, तो 21 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 3 into 7 मिलेगा ना। इसका अर्थ क्या होगा कि 21 जो है 3 से भी विभाजित होगा और 7 से भी विभाजित होगा। यानी कि अगर इसका अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 7 है तो ये 3 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा। इसी प्रकार सोचिए तो जरा सा, मान लीजिए कि a का अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुना 5 गुना 7, तो बताइए a जो संख्या है ये किससे किससे कटेगा, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा। ठीक है, यानी कि किसी भी संख्या का जो भी अभाज्य गुणनखंड होता है उस सारे संख्या से ये संख्या क्या होती है, विभाजित होती है। वही चीज मैं समझाना यहाँ पे चाह रहा हूं। देखो तो यहाँ पे पी स्क्वायर का देखो तो अभाज्य गुणनखंड में 5 है ना, पी स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड में जैसे देखिए ना 5 गुना क्यू स्क्वायर है ना, तो पी स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड में आप क्या देख रहे हैं, 5 है। और आपको पता है कि अगर 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है तो 2 से भी ये कटेगा, 3 से भी ये कटेगा। तो इसी प्रकार से आपके पी स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित है। तो बताइए पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा कि नहीं, पी स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड में 5 मौजूद है, तो निश्चित रूप से पी स्क्वायर किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। जिस तरह से 10 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 था तो 10 2 से भी कटा, 5 से भी कटा। इसी प्रकार से पी स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड में 5 मौजूद है, तो पी स्क्वायर किससे विभाजित होगा बताइए, तो 5 से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा, 5 से। यहां लिखेंगे कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, पी स्क्वायर किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। जब पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, यहां भी देखिए कॉन्सेप्ट आ गया, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि 6 का स्क्वायर जो है वो 2 से कट रहा है, 6 का स्क्वायर 2 से कट रहा है। देखो ना 6 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, 36 होगा, 36 2 से नहीं कटेगा क्या, 18 दूना 36 हो जाएगा। तो जब 6 का स्क्वायर 2 से कट रहा है, 2 से कटने का मतलब 2 से विभाजित होना होता है, तो 6 भी बताओ तो 2 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। यानी किसी संख्या का स्क्वायर अगर 2 से कट रहा है तो वो संख्या भी 2 से कटेगा। जैसे देखिए 6 भी 2 से कट जाएगा कि नहीं, नहीं समझ में आया। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास है 9, ठीक है, यानी कि 9 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर हम बोल दिए कि 3 से कटेगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, 81 3 से तो कट जाएगा ना। तो जब 9 का स्क्वायर 3 से कट रहा है तो इसका कहना यह है कि अगर 9 का स्क्वायर 3 से कट रहा है तो निश्चित रूप से 9 भी किससे विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। यानी कि किसी का स्क्वायर अगर 3 से कट रहा है तो वो संख्या भी खुद किससे कटेगा, 3 से कटेगा। समझ में आई बात। अगर मान लीजिए कि ए स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो निश्चित रूप से ए भी किससे कटेगा, 5 से विभाजित होगा। समझ में आई बात। अगर ए स्क्वायर 5 से विभाजित हो रही है तो निश्चित रूप से ए भी किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। तो इसी प्रकार से यहां देखो तो यहां पे क्या दिख रहा है आपको कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, यानी पी स्क्वायर 5 से कट रहा है, यानी इसका कहना है कि पी स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित हो रहा है। तो निश्चित रूप से पी भी किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा कि नहीं। समझ में आई बात। अगर किसी संख्या का स्क्वायर 5 से कट रहा है तो वो संख्या भी 5 से विभाजित होगा कि नहीं। तो उसी प्रकार से यहां लिखेंगे कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो निश्चित रूप से पी भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। ऐसा संभव है कि नहीं बताइए। अगर पी स्क्वायर 5 से कट रहा है तो वो संख्या खुद 5 से कटेगा कि नहीं। तो P जब 5 से विभाज्य हो रहा है तो इसका कहने का अर्थ क्या है, देखिए यहां पे समझिएगा, यहां ट्विस्ट है कि 6 अगर 2 से कट रहा है तो इसका मतलब 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 है। 6 अगर 3 से कट रहा है तो निश्चित रूप से 6 के अभाज्य गुणनखंड में 3 रहा होगा। उसी प्रकार से 10 बताइए किससे किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा। तो 10 जब 2 और 5 से कटेगा तो इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि 10 के अभाज्य गुणनखंड में 2 भी है और 5 भी है, तभी वो 2 और 5 से कट रहा है। यानी कि कोई भी संख्या तभी कटेगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड में वो संख्या मौजूद होना चाहिए। जैसे देखिए 21 5 से नहीं कटेगा,
21 जो है 5 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि 21 के अवभाज्य गुणनखंड में 5 मौजूद नहीं है। तो 21 किससे किससे कटेगा? 3 से कटेगा और 7 से कटेगा। तो जब 3 से कट रहा है तो इसके अवभाज्य गुणनखंड में 3 है, 7 से कट रहा है तो 7 इसके अवभाज्य गुणनखंड में है। इसी प्रकार से P जो है 5 से विभाजित हो रहा है। P किससे विभाजित हो रहा है? 5 से विभाजित हो रहा है। तो निश्चित रूप से P के अवभाज्य गुणनखंड में 5 रहा होगा तभी ना विभाजित हो रही है। समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर P 5 से विभाजित हो रहा है तो कोई संख्या कब विभाजित होती है? जब उसके अवभाज्य गुणनखंड में 5 मौजूद हो तभी ना विभाजित होगी। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि P वैसी संख्या है जिसमें 5 मौजूद है। 5 के अलावा कुछ और रह सकता है, उसके बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन 5 तो मौजूद है। अगर हम बोल दें कि 10 2 से कट रहा है तो आप क्या बोलिएगा? 10 के अवभाज्य गुणनखंड में 2 है। हम कहेंगे 21 जो है 3 से कट रहा है तो आप क्या कहिएगा कि 21 के अवभाज्य गुणनखंड में 3 है। इसी प्रकार से P 5 से विभाजित हो रहा है तो आपका क्या कहना होगा कि P के अवभाज्य गुणनखंड में 5 मौजूद है, यानी कि P के अवभाज्य गुणनखंड में 5 है, यानी P वैसी संख्या है जिसमें 5 मौजूद है। तो वही बात यहां पे लिखेंगे कि इसलिए हम कह सकते हैं कि P के अवभाज्य गुणनखंड में, P के अवभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित है। ये बहुत बड़ा काम करेगा आगे जाके, देखिएगा, ठीक ना। तो यहां से क्या स्पष्ट कर दिया आपने? स्पष्ट कर दिया कि P के अवभाज्य गुणनखंड में 5 है। ठीक है, ठीक, हमारे पास ये आ चुका है कि P के अवभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित है, यानी कि P वैसी संख्या है, यानी कि P वैसी संख्या है जिसमें 5 मौजूद है। ठीक है, 5 के अलावा कोई और संख्या हो सकती है इसके गुणनखंड में, लेकिन वो हमें पता नहीं है, लेकिन 5 है ये मुझे पता है। ठीक है, क्यों पता है? क्योंकि P जो है 5 से विभाज्य हो रहा था, और जब P 5 से विभाज्य हो रहा है तो निश्चित रूप से P के अवभाज्य गुणनखंड में 5 रहा होगा। 5 के अलावा देखिएगा यहां पे अगला स्टेप में कर रहा हूं कि P बराबर हम लोग देखो तो 5 इंटू M लिख सकते हैं क्या? M क्या चीज है? M ये चीज है कि 5 के अलावा अगर कोई और संख्या इसके अवभाज्य गुणनखंड में होगा वो हमें पता नहीं है, उसे हम लोग क्या मान लेंगे? M मान लेंगे। उसे हम लोग क्या मान लेंगे? M। यानी कि P के अवभाज्य गुणनखंड में एक संख्या आपको पता चल चुका है कि 5 है, 5 के अलावा क्या है ये आपको पता नहीं है, तो उसे हम लोग क्या मान लिए? M मान लिए। M कोई भी पूर्णांक हो सकता है, तो बगल में लिख देंगे कि जहां M एक पूर्णांक है, M एक क्या है? पूर्णांक है। आपको पता चला ना कि ये 5M कहां से माने हम लोग? 5M इसीलिए माने क्योंकि आपको पता है कि P 5 से विभाज्य है। जब P 5 से विभाज्य है तो इसका मतलब P के अवभाज्य गुणनखंड में 5 मौजूद है। 5 के अलावा और क्या संख्या अवभाज्य गुणनखंड में है ये हमें मालूम नहीं है, तो उसको मैंने क्या मान लिया? M। M क्या चीज है? M कोई भी पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो यहां लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कीजिए। तो वर्ग कीजिएगा, देखिए क्या आएगा, तो इधर का वर्ग कीजिएगा तो P का स्क्वायर आएगा, और इधर वर्ग कीजिएगा तो 5M का स्क्वायर आएगा। ठीक है, P का स्क्वायर कीजिएगा तो P स्क्वायर हो जाएगा बराबर 5 का स्क्वायर, यहां देखो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, और M का स्क्वायर कीजिएगा तो M स्क्वायर आ जाएगा ना। ठीक है, अब इसके बाद देखिए तो यहाँ पे इसको मैं स्टार मान लेता हूं समीकरण। ठीक है, समीकरण स्टार मान सकते हैं, AB भी मान सकते हैं, फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं। समीकरण स्टार को गौर से देखिए तो यहाँ पे क्या है? P स्क्वायर का मान कितना है? 5Q स्क्वायर है ना। P स्क्वायर का मान कितना है? 5Q स्क्वायर है। तो जब P स्क्वायर का मान 5Q स्क्वायर है तो जहां पे P स्क्वायर आया है, देखो P स्क्वायर का मान 5Q स्क्वायर है, तो इसको उठा के P स्क्वायर की जगह पे पुट कर सकते हैं हम लोग। तो P स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग? 5Q स्क्वायर बराबर, देखो इधर 25M स्क्वायर है तो रहने दिए, लेकिन ये आप चेंज कहां से किए? P स्क्वायर के बाद 5Q स्क्वायर जो अगला स्टेप में आया, ये कहां से आया? तो समीकरण स्टार से। कहां से आया? समीकरण स्टार से। यहां लिख देंगे समीकरण स्टार से। समझ में आई बात? चलिए अब कटाइए तो इसको देखिए तो कटता है क्या? 5 से 25 को कटाइए तो 5 से 5 बार में कट जाएगा 25, तो Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5M स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कंडीशन वही वाला आ गया ना। यहां पे देखो P स्क्वायर बराबर क्या आया था? 5Q स्क्वायर।
तो पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर आया था, इसका मतलब पी स्क्वायर के उभाज्य गुणनखंड में 5 मौजूद था। तो जब पी स्क्वायर के उभाज्य गुणनखंड में 5 मौजूद था तो मैंने क्या लिखा कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। जब पी स्क्वायर 5 से विभाज्य हो गया तो पी भी 5 से विभाज्य हुआ ना। तो इसी प्रकार से हम लोग यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। तो चूंकि आप देख रहे हैं कि क्यू स्क्वायर के उभाज्य गुणनखंड में 5 है और आपको पता है कि किसी संख्या के उभाज्य गुणनखंड में जो संख्या हो उसे वो संख्या विभाजित होती है। जैसे बताए थे ना कि जैसे 10 का उभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 5 आया है तो 10 2 से भी विभाजित होगा और 5 से भी विभाजित होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे क्यू स्क्वायर के उभाज्य गुणनखंड में क्या आया है, 5m स्क्वायर आया है। तो निश्चित रूप से क्यू स्क्वायर किससे विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। विभाज्य मतलब कटेगा। ठीक है, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं क्या कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है। 5 से क्या है, विभाज्य है। और आपको बता चुके हैं ना कि किसी संख्या का स्क्वायर अगर 5 से कट रहा है तो वो संख्या भी 5 से कटेगा। यानी कि क्यू स्क्वायर अगर 5 से कट रहा है तो निश्चित रूप से क्यू भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। क्यू भी किससे विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। नहीं होगा क्योंकि उसका स्क्वायर अगर 5 से कट रहा है तो वो संख्या भी 5 से कटेगा। एग्जांपल लेके तो आपको समझाए थे ना। जैसे मान लीजिए कि 10 का स्क्वायर जो है 2 से कट रहा है। 10 का स्क्वायर 100 तो 2 से कट जाता है। तो निश्चित रूप से 10 भी किससे कटेगा, 2 से कटेगा। नहीं कटेगा क्या, 5 बार में कट जाएगा। ये समझ में आई बात। तो किसी का स्क्वायर अगर 5 से कट रहा है तो वो संख्या भी 5 से कटेगा। तो वही चीज मैंने लिखा ना। अब यहां पे देखो क्या स्पष्ट हो गया कि क्यू जो है 5 से कट रहा है। क्यू 5 से कट रहा है तो क्यों कट रहा है, क्योंकि क्यू के उभाज्य गुणनखंड में 5 रहा होगा तभी तो कट रही है ना। क्योंकि जैसे 10 था तो 10 2 से भी कट रहा था, 5 से भी कट रहा था। क्यों, क्योंकि 10 के उभाज्य गुणनखंड में 2 भी है और 5 भी है, तभी तो 10 2 और 5 दोनों से कट रहा था। तो इसी प्रकार से Q 5 से विभाज्य है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि Q के उभाज्य गुणनखंड में 5 मौजूद है। Q अगर 5 से विभाज्य है तो इसका अर्थ क्या हुआ, Q के उभाज्य गुणनखंड में क्या मौजूद है, 5 मौजूद है, तभी वो 5 से कट रहा है। अगर हम कह देते कि ये 7 से कटेगा तो आपका क्या कहना होता कि Q के उभाज्य गुणनखंड में 7 भी होगा। हम कह देते Q जो है 2 से कट रहा है तो आपका कहना क्या होता कि Q के उभाज्य गुणनखंड में 2 भी रहा होगा। लेकिन यहां है क्या, Q 5 से विभाज्य है तो हम क्या कह सकते हैं कि Q के उभाज्य गुणनखंड में 5 मौजूद है। यानी इस बात को हम लोग लिख सकते हैं। इसलिए Q के उभाज्य गुणनखंड में, Q के उभाज्य गुणनखंड में कितना मौजूद है, 5 उपस्थित है। 5 उपस्थित है। उपस्थित मौजूद लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आंसर जब भी दिया जाता है अपने शब्दों में दिया जाता है। तो चलिए अब यहां पे गौर से देखिए, देखो यहां पे क्या क्या कंडीशन आया। पहला जो डब्बा है आपके पास उसको गौर से देखिए। तो P के उभाज्य गुणनखंड में 5 मौजूद है, यानी कि P में भी 5 मौजूद है। और यहां क्या निकल के आया, Q में भी 5 मौजूद है। यानी कि P में भी 5 मौजूद है और Q में भी 5 मौजूद है। अब सोचिए ना जरा सा कि P में भी 5 मौजूद है, ठीक है, और Q में भी 5 मौजूद है। यानी कि P और Q दोनों में क्या है, 5 मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि P और Q में कॉमन कितना है, तो P और Q में कॉमन कितना निकल गया, 5 निकल गया। और हम लोग देखिए तो सबसे शुरू में मान के क्या चले थे, मान के ये चीज चले थे कि P और Q कैसी संख्या है, सअभाज्य संख्या है। हम लोग मान के चले थे कि P और Q सअभाज्य संख्या है। ठीक है, सअभाज्य संख्या मतलब P और Q में कॉमन कितना है, केवल एक कॉमन है। हम लोग मान के क्या चले थे कि P और Q में कॉमन केवल कितना है, 1 है। मान के ये चले थे कि कॉमन केवल 1 है। और सॉल्व करते करते पता क्या चल गया, P और Q में कॉमन कितना है, 5 है। तो हमारा जो मान्यता था बताइए गलत सिद्ध हो गया कि नहीं। हमारा मान्यता था कि दोनों में कॉमन 1 है और यहां प्रूव करते करते निकल गया दोनों में कॉमन कितना है, 5 है। तो इस तरह का विरोध क्यों हुआ, विरोधाभास इस तरह से क्यों हुआ, क्योंकि मेरा जो मान्यता है वो गलत है। तो गलत, जब ये सिद्धांत मेरा गलत है तो ये भी मान लेना हमारा गलत सिद्ध होगा ना, क्योंकि ये परिमेय संख्या हम लोग माने थे।
तो जब परिमेय संख्या माने तो आगे जाके विरोध होने लगा। हम लोग मान के चले थे 1 कॉमन है, निकल गया 5 कॉमन है, तो इससे विरोधाभास हो रहा है ना। तो विरोधाभास हो रहा है, तो क्यों विरोधाभास हो रहा है? क्योंकि हम लोग क्या मान के चले थे? परिमेय संख्या। वास्तव में परिमेय संख्या रहता तो इस तरह का विरोधाभास नहीं होता, यानी विरोध नहीं होता। अगर विरोध हो रहा है तो ये परिमेय संख्या नहीं है, तब कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो यहां पे बात लिखेंगे क्या? यह तो समझ में आ गया ना आपको। देखो हम लोग दो बात मान के चले थे ना। पहला बात क्या माने थे कि √5 परिमेय संख्या है, और दूसरा बात क्या माने थे कि परिमेय अगर है तो p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और p और q कैसी संख्या है? सहवास संख्या। ये बात दो बात मान के चले थे। पहला ये कि ये परिमेय संख्या है, और दूसरी बात क्या कि p और q में कॉमन कितना है? 1 है, ये मान के चले थे। लेकिन प्रूव करते करते क्या पता चल गया कि p और q में कॉमन कितना है? 5 है। p और q में कॉमन कितना निकल गया? 5 निकल गया। तो हमारा मान्यता बताइए गलत सिद्ध हुआ कि नहीं? तो जब गलत सिद्ध हो गया तो निश्चित रूप से ये परिमेय संख्या मानना भी हमारा गलत हो गया। तो परिमेय नहीं है कि ये क्या है? अपरिमेय संख्या। तो आगे हम लोग लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे कि p तथा q में एक के अलावा 5 भी उपस्थित है, ठीक है। तो 5 भी उपस्थित है, इसलिए हमारी मान्यता क्या हुआ? गलत सिद्ध हुआ। इसलिए हमारी मान्यता, या फिर इसे आप एक काम कर सकते हैं, अगले लाइन में लिख सकते हैं, इसलिए हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुआ। तो हम लोग दो चीज मान के चले थे, एक तो ये परिमेय संख्या, दूसरा क्या? p और q सहवास संख्या यानी कॉमन 1 है। तो हमारा जब ये सिद्धांत गलत हो गया तो ये भी सिद्धांत हमारा क्या है? गलत है। ये विरोधाभास क्यों हो रहा है? क्योंकि ये परिमेय संख्या नहीं है। तो लास्ट में लिखेंगे अतः विरोधाभास से यह प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलो, तो ये आपको समझ में आ गया ना? उम्मीद करते हैं अच्छी तरह से समझ में आया होगा आपको। चलिए इसे नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी आपको सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। आपको पिछले लेक्चर में ही बता चुके हैं कि कोई भी, देखिए यहां पे समझिए इसे, कि कोई भी परिमेय संख्या हो, ठीक है, और कोई भी अपरिमेय संख्या हो, कोई परिमेय संख्या और कोई भी अपरिमेय संख्या हो, इन दोनों का जोड़, घटाव, गुना, भाग, ये सारा जो होता है वो कैसी संख्या होता है? अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या होता है? अपरिमेय संख्या। इसको ऐसे समझो कि अपरिमेय संख्या एक चोर है, और चोर के साथ अगर इंसान भी चला जाएगा, यानी सही इंसान भी चला गया, तो वो भी क्या बन जाएगा? चोरी बन जाएगा। यानी कि इसके साथ जो भी सट जाएगा वो कैसी संख्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। दिमाग में रखिएगा, ठीक है। जैसे देखो ना, एक एग्जांपल बताते हैं कि 3 परिमेय संख्या है ना, और √2 कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। आपको पता है रूट में जो संख्या रहती है, जो रूट से बाहर नहीं निकल पाए, अपरिमेय संख्या। अब इनको अगर जोड़ दिए तो ये सट गया ना इसके साथ, तो ये संख्या कैसी संख्या हो? अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार से 2 और √5 इसके साथ जोड़ दीजिए, तो ये भी देखो तो रूट के साथ जुड़ गया ना, यानी अपरिमेय संख्या के साथ जुड़ गया ना, तो ये भी क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो याद रखिएगा, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुना, भाग सभी क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। यानी अपरिमेय के साथ अगर कोई जुड़ गया तो वो भी क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग सवाल पे आते हैं। अभी हम लोगों ने पहले नंबर क्वेश्चन में, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ये चीज प्रूव किया कि √2, √5, √7, ठीक ना, √11, यानी जितना भी अभाज्य संख्या है, √3, ठीक है, जितना भी अभाज्य संख्या अगर उस पर रूट रहेगा तो ये सभी संख्या कैसी संख्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। ये आपको पता चल चुका है अब
ये पता आपको चल चुका है कि ये सभी संख्या कैसी संख्या है, ओ परिमेय संख्या है। तो अब आपको प्रूव करना है यहां पे कि 3 + 2√5 कैसी संख्या है, ओ परिमेय संख्या है। काफी आसान है, उतना लंबा नहीं बनेगा, ये काफी शॉर्ट में बनेगा। देखिए बनता कैसे है, ध्यान दीजिएगा इसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहला काम तो वही करेंगे, ओ परिमेय प्रूव करना है, इसके उल्टा हम लोग मान के चलेंगे। तो क्या मानेंगे, माना कि 3 + 2√5 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। प्रूव करना है ओ परिमेय, तो इसका विपरीत मान के चलो, और विपरीत मान के चले और जाके आगे जाके विरोध होने लगे। मान लीजिए इसे आपने परिमेय मान लिया और आगे जाके अगर विरोध होने लगेगा तो निश्चित रूप से ये परिमेय नहीं रहा होगा। विरोध होने का कारण क्या है, ये परिमेय नहीं है। तो परिमेय नहीं है तो क्या है, ओ परिमेय संख्या है। तो इसको मान लेंगे परिमेय, आगे जाके विरोध होने लगेगा तो लास्ट में लिख देंगे अतः विरोधाभास से प्राप्त होता है कि ये परिमेय संख्या नहीं है, तो क्या है, ओ परिमेय संख्या है। तो बनाएंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे तो सॉल्यूशन करेंगे इस तरह से और लिखेंगे यहाँ पे, माना कि हमें सिद्ध करना है ओ परिमेय, इसका उल्टा मान लेंगे कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, ये मान लिए, ठीक है। और जब परिमेय संख्या है तो बताइए इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। तो 3 + 2√5 परिमेय संख्या है, तो इसे हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे p और q के बारे में मैं क्या लिखूंगा, मैं अलग चीज लिख रहा हूं। पहले अलग चीज लिखे थे, अब अलग चीज लिख रहा हूं। देखो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे p तथा q, यहाँ लिख देंगे जहां इस तरह लिखेंगे, जहां p तथा q पूर्णांक है। p तथा q क्या है, पूर्णांक है, और साथ ही साथ q का मान 0 नहीं होना चाहिए। q का मान 0 नहीं होना चाहिए, इस पे मैंने वीडियो भी बनाया है कि नीचे अगर 0, सिंपल समझो ना, अगर नीचे 0 रहेगा ना वो अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि वो सॉल्व नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि 2/0, तो 2/0, तो 0 से 2 में भाग दो कितना होगा, तो 0 से 2 में भाग दीजिएगा तो कोई ये नहीं सोचेगा कि 0 हो जाएगा, नहीं, अनडिफाइंड होता है, यानी इंफिनिटी होता है, यानी कि ये परिभाषित नहीं है, इस तरह से हल होगा ही नहीं इसका, ठीक है। तो इसीलिए q ≠ = 0 लिखता है, यानी नीचे में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। तो पहला काम क्या किया हम लोग, बताइए तो। सबसे पहले इसे ओ परिमेय संख्या प्रूव करना था, तो इसके उल्टा हम लोग क्या मान लिए कि ये एक परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या है, इसे हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। और जहां पे p और q कैसी संख्या है, पूर्णांक है। p और q कैसी संख्या है, पूर्णांक है, ये याद रखिएगा। p और q को क्या माने हम लोग, पूर्णांक माने, ठीक है। चलिए, पूर्णांक क्या होता है आपको बता चुके हैं ना। पूर्णांक मतलब ये, यार ध्यान दो यहाँ पे, जैसे 0, +1, -1, +2, -2, +3, -3, ये सभी क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है, यानी प्लस वाली संख्या, माइनस वाली संख्या। पूर्णांक मतलब पूर्णांक होना चाहिए, 4, 5, 6, 7, 8, -6, -8, -10, ये सभी बटे में नहीं होना चाहिए वो, ठीक है। तो अब देखो, तो इसे मैंने क्या मान लिया, परिमेय संख्या मान लिया, और इसे किस रूप में लिख दिया, p/q के रूप में लिख दिया। अब सिर्फ इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके सिर्फ टारगेट क्या है, √5 को स्वतंत्र कर देना है। √5 को हमको क्या करना है, स्वतंत्र करना, यानी √5 के अलावा जो भी चीज है सबको दूसरे साइड भेज दो। कैसे, तो देखो, तो सबसे पहले 3 को उधर भेज दो, तो 2√5 इधर बचेगा, 2√5 जो है यहाँ पे रहा, और 3 उधर जाएगा, तो 3 देखो इधर किसमें है, प्लस में है ना, इसके आगे कुछ प्लस चिन्ह है, 3 इधर प्लस में है, उधर किसमें होगा, माइनस में होगा, तो p/q और माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसके नीचे कुछ नहीं, तुम एलसीएम ले लो इसका, तो 2√5 बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे तो q1 का एलसीएम लीजिएगा तो q हो जाएगा ना, q से q में भाग दिया 1 गुना p कीजिएगा तो p माइनस 1 से q में भाग दिया q गुना 3 कीजिएगा तो 3q हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो 2 इधर गुना में है, 2 किसमें है, गुणा में है, तो जब 2 गुणा इधर आएगा किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो √5 बराबर देखो क्या हो जाएगा, p - 3q, और बटे q तो था ही पहले से, 2 गुना में इधर आएगा किसमें हो जाएगा, भाग में आ गया। अब यहां पे आपको सोचना है, ध्यान दीजिएगा जरा से, देखो √5 तो आपको फर्स्ट नंबर में ही प्रूव कर चुके हैं कि रूट के अंदर में अभाज्य संख्या अगर रहे, यानी √2, √3, √4, सॉरी √4 नहीं, √3, √2, √5, √7, √11, √23, √17, √19, यानी कोई भी अभाज्य संख्या का रूट रहे तो वो कैसी संख्या होता है आपको प्रूव कर चुके हैं फर्स्ट नंबर में,
आप ये प्रूव कर चुके हैं कि √5 कैसी संख्या है, ओ परिमेय संख्या है, ये आप प्रूव कर चुके हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, समझने वाली बात कि ये P और Q कैसी संख्या था, पूर्णांक था ना। पूर्णांक मतलब क्या, रूट से बाहर। पूर्णांक मतलब क्या, रूट से बाहर, यही था ना। अब बताओ तो P और Q का मान इनमें से कुछ भी आप रख दीजिए, P और Q का मान आप इनमें से कुछ भी रख दीजिए, तो बताइए तो ये कभी भी रूट में आएगा क्या, ये कभी भी संख्या रूट में आएगा क्या, नहीं आएगा ना। और जब रूट में नहीं आएगा तो ये संख्या हमेशा रूट से बाहर है, तो परिमेय है। यानी कि अगर P और Q पूर्णांक है और पूर्णांक को जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, हमेशा वो क्या देगा आपको, परिमेय संख्या ही देगा, वो कभी भी वो परिमेय संख्या नहीं देगा। यानी कि इसको हल करने के बाद ये हमेशा मुझे क्या देगा, परिमेय संख्या देगा। क्या देगा, ये परिमेय संख्या देगा। अब देखो तो यहाँ पे कंट्राडिक्ट हो गया कि नहीं, एक विरोध जैसा हो गया कि नहीं। क्या विरोध हो गया, ओ परिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो गया। कभी होता है क्या, कभी सही इंसान पागल के बराबर हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ रिजल्ट क्या आ गया आपके पास, ओ परिमेय संख्या के बराबर आ गया, जो कभी भी संभव है। तो बताइए यहाँ पे विरोध हो रहा है ना एक तरह से, तो विरोध क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने इसे क्या मान लिया था, परिमेय मान लिया था। तो निश्चित रूप से ये परिमेय नहीं रहा होगा। तो अब यहाँ लिखेंगे क्या, ओ परिमेय संख्या के बराबर आ गया ना, जो कि संभव नहीं है, ये कभी भी संभव नहीं है कि परिमेय ओ परिमेय के बराबर आएगा। तो वही कोमा देके लिख देंगे, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। अब जब ये संभव नहीं है तो लिखेंगे इसलिए हमारी जो मान्यता था कि ये एक परिमेय संख्या है वो गलत सिद्ध हो गया। तो लिखेंगे इसलिए हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुआ, गलत सिद्ध हुआ। तो क्या मान लेना मेरा गलत सिद्ध हुआ, बताइए तो परिमेय संख्या मान लेना गलत सिद्ध हो गया ना। तो जब ये परिमेय नहीं है तो कैसी संख्या है, ओ परिमेय संख्या, क्योंकि आपको पता है जो संख्या परिमेय नहीं होगा वो क्या होगा, ओ परिमेय होगा, और जो संख्या ओ परिमेय नहीं होगा वो क्या होगा, परिमेय होगा। तो जब ये संख्या परिमेय नहीं है, यानी कि हमारी मान्यता गलत हो गया कि ये परिमेय है, तो जब ये परिमेय नहीं है तो क्या है, ओ परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे लास्ट में, अतः विरोधाभास से प्राप्त होता है कि 3 + 2√5 एक ओ परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, ओ परिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपका हो गया प्रूव। समझ में आई बात। अब इसी तरह से सारा सवाल आपसे बन जाएगा। 3 नंबर सवाल भी देखिए इसी पर आधारित है। तो चलिए इसे नोट कीजिए, 3 नंबर सवाल हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं ओ परिमेय है। यानी नीचे जो संख्या आपके पास दिया हुआ है ये ओ परिमेय संख्या, ये आपको सिद्ध करना है। तो ये भी सवाल आपके 2 नंबर के तरह ही बनेगा। 2 नंबर आपने जिस तरह से बनाया उसी तरह से इसको बनाना है। तो काफी आसान है, चलिए बनाते हैं हम लोग। तो चलिए पहला नंबर सवाल बनाते हैं। तो पहला नंबर सवाल में है आपके पास, ध्यान दीजिएगा कि 1/√2 एक ओ परिमेय संख्या, ये आपको सिद्ध करना है। तो यहां लिखेंगे क्या, माना कि पहले ये ओ परिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मान लो। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, ये मान लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए यहां पे, अब 1/√2 एक परिमेय संख्या है तो 1/√2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं ना। क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। और यहां ब्रैकेट में लिख देंगे जहां p तथा q पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं है। ठीक है, यानी q का मान यहां पे 0 नहीं लिया गया है। ठीक, अब इसको सॉल्व करके देखो, टारगेट हमेशा ये रखिएगा कि √2 को स्वतंत्र कर दो, यानी √2 को एक तरफ रहने दो, बाकी सबको दूसरे तरफ भेज दो। कैसे होगा ये, तो देखो। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले करो। तो p इंटू √2 कीजिएगा तो √2p हो जाएगा ना, बराबर q इंटू 1 कीजिएगा तो q हो जाएगा, कोनो को नहीं गुना, क्रॉस गुना। तो p गुना √2 तो √2p और q गुना 1 तो q हो गया। अब √2 को इधर रहने देंगे और p को उधर भेज देंगे। तो p को उधर भेजिएगा तो क्या देगा, q/p हो जाएगा। अब देखो p और q तो पूर्णांक है ना। अब पूर्णांक को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग देंगे, कुछ भी करेंगे पूर्णांक के साथ, तो वो हमेशा क्या देगा हमें,
जोड़ घटाव गुणा भाग करने के बाद हमेशा क्या देगा, वो परिमेय संख्या देगा। तो इस तरह से √2 हो गया अपरिमेय संख्या, √2 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, और ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। तो इस तरह से जब सॉल्व कर रहे हैं तो आप पा रहे हैं कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के क्या हो गया, बराबर आ गया, जो कि कभी भी संभव नहीं है। तो वही लिख देंगे जो संभव नहीं है। ऐसा कभी तो संभव ही नहीं कि परिमेय अपरिमेय के बराबर होगा, जो संभव नहीं है लिख दिए, और लास्ट में लिखेंगे इसलिए हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई, गलत सिद्ध हुई। और जब हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई तो क्या मान लेना गलत हो गया, 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ये मानना गलत हो गया। तो परिमेय नहीं होगा तो क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। तो लास्ट में लिखेंगे अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी तरह से सारा क्वेश्चन बनाना है। तो सभी में ध्यान किस चीज का रखना है, जैसे देखो इसमें √2 था तो √2 को एक और रहने दें, बाकी सबको दूसरी तरफ भेजे ना। उसी तरह से इसमें बताइए, इसमें भी क्या करेंगे, √5 है, इसको एक तरफ रहने देंगे, बाकी सबको दूसरे साइड भेजेंगे। उसी तरह इसमें बताइए √2 है, उसको एक तरफ रहने देंगे, बाकी सभी को दूसरे साइड भेजेंगे। तो चलो एक बना देता हूं ये, ठीक है, ये बना देता हूं। इसके बाद बाकी एक जो बचेगा ये आप खुद बनाइएगा। तो चलो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 7√5 है ना, बस वही मानेंगे। क्या मानेंगे बोलिए तो आप लोग आगे आगे सोचते चलिए। तो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, वो परिमेय सिद्ध करना है, तो इसके उल्टा क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या है। ये मान लिए ना, ये परिमेय संख्या, ये मान लिए। तो जब 7√5 को परिमेय संख्या माने तो परिमेय संख्या को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। जहां p और q क्या है बताइए, जहां p तथा q क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात हो गया। अब इसके बाद हमें √5 को स्वतंत्र करना है ना, √5 को स्वतंत्र करना है। तो 7 जो इधर गुना में है उधर जाएगा किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। कैसे सर, तो देखिए 7√5 बराबर आपके पास क्या है, p/q है ना। 7 इधर गुना में है तो बराबर के उधर जाएगा किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो भाग में हो गया 7। ठीक है, तो इस तरह से देखिए √5 अलग हो गया और इधर p/7q बचा। तो आपको पता है कि p और q पूर्णांक है, और पूर्णांक का भाग भी कैसी संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। वो कभी तो अपरिमेय नहीं हो सकता है। तो √5 हो गया अपरिमेय संख्या, √5 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, और ये वाला हो गया परिमेय संख्या। और यहां पे रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के क्या हो गया, बराबर आ गया, जो कि संभव नहीं है। तो वही लिख देंगे जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। और लास्ट में फिर लिखेंगे इसलिए हमारी जो मान्यता था वो क्या हो गया, गलत सिद्ध हुआ। इस तरह विरोधाभास क्यों हुआ, क्योंकि परिमेय मान के चले थे। परिमेय सच में रहता तो विरोधाभास नहीं होता। अगर विरोधाभास हो रहा है तो इसका मतलब ये परिमेय नहीं है। ठीक है, तो परिमेय नहीं है तो क्या है, वो परिमेय है। तो वही लिखेंगे हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई, गलत सिद्ध हुई। ठीक है, जब हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई तो क्या मान लेना गलत हो गया, तो परिमेय मान लेना गलत हो गया ना। तो परिमेय नहीं है तो क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो लास्ट में लिखेंगे अतः विरोधाभास से प्राप्त होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी तरह से बताइए, ये भी बना लीजिएगा ना। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ 6 प्लस में है, उधर किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो √2 इधर बच गया तो इधर √2 बचेगा, लिखेंगे वो परिमेय है, उधर परिमेय है। बाकी सब बात यही लिखना आपको। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसके बाद 3 नंबर आप अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा। यदि 3 नंबर आपसे बन जाए तो आप नीचे कमेंट में लिखिएगा सर हमसे 3 नंबर का 3 बन गया था। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।